अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 जून को फिस्कल ईयर का बजट पेश किया जाएगा और जाहिर है कि ये बजट ऐसे नामसाइद हालात में पेश किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक सियासी बहरान, अदालती बहरान, आइनी बहरान, ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो हर तरीके से हमारी इकॉनमी से लेकर हर चीज़ को डिस्टर्ब किए हुए हैं। और ऐसे में मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि इससे पहले IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, जो आपका रिव्यू था वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मुख्तलिफ चीज़ों से उसको नथी किया गया था, कंडीशन किया गया था ट्रांच को, जो अब तक हमें नहीं मिल सकी है। तो ये बजट उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा IMF प्रोग्राम, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि फिलहाल हम IMF प्रोग्राम के बगैर ही ये बजट पेश करेंगे और आने वाली हुकूमत जो है वो IMF के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से देखेगी। बट अगेन मौजूदा हुकूमत के लिए, कोलिशन गवर्नमेंट के लिए पूरा का पूरा उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो दाव पर लग चुका है। तारीखी महंगाई का इस वक्त सामना है और मईशत जो है वो स्टैग्नेंट होकर रह चुकी है। ऐसे में ये जो बजट पेश करेंगे और उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे तो किस तरीके से एक अवामी बजट पेश किया जा सकता है, क्योंकि बड़े डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं। जो इलेक्शन बजट होता है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। अब क्या ये IMF का प्रोग्राम इस वक्त नहीं लिया जा रहा है, इसके पीछे ये वाला एक एंगल भी हो सकता है कि हो सकता है शायद कुछ स्पेस निकाली जाए। बहरहाल ये बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान में बहुत तकलीफ में आएंगे पाकिस्तान के अवाम इसके हवाले से, क्योंकि इस मरतबा कुछ ऐसे मेजर्स जो हैं वो प्रपोज किए गए, कुछ ऐसी तजावीज़ हैं जिसके हवाले से हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जो मुनज़्ज़म सेक्टर जिसे कहा जाता है, वो भी इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। और उसमें पिछले 3 प्रोग्राम्स में कल और परसों जो है वो डिस्कस किया था। स्पेशली हमने डिस्कस किया था टैक्स ऑन कंपनीज रिजर्व्स के हवाले से, और जो दूसरा प्रपोजल है मिनिमम एसेट टैक्स के हवाले से। ये चीज़ें, ये वारदातें जो है वो माजी में भी डाली गई, लेकिन माजी में हमेशा इनको जो है वो अदालतों में ये चैलेंज हुए और वहाँ से इनको निकाल लिया गया। लेकिन अब ऐसा क्या है कि जो डार साहब, जो डार डॉक्ट्राइन कहलाता है, वो एक नई तरह से इन चीज़ों को नाफिज करेगी। आज के प्रोग्राम में भी इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेहान जाफरी साहब। आप साबिक सदर हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। जाफरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस्लामाबाद स्टूडियो में माहिर टैक्स अमूर जनाब अजीज़ नश्तर साहब मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। और कुछ देर में चौधरी कमरुज़्ज़मा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। नश्तर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या इस वक्त सोच है हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, और स्पेशली जो ये एक रेवेन्यू, ये रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन बना, इसमें पर्टिनेंट अगर बात की जाए टैक्स ऑन कंपनी रिजर्व्स के हवाले से, मैं पहले थोड़ा इसके ऊपर टेक्निकली बात करना चाहूँगा, फिर हम और सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस सजेशन को, ये जो प्रपोज किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने प्रोग्राम पे लिया और मेरी गुजारिशात जो है लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। ये मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एक ना बिल्कुल एक डेस्परेट किस्म का एक मैयर जो है सोचा जा रहा है, अगर ये वाकई सोचा जा रहा है। ये पहले भी एक से ज़्यादा दफ़ा ये हुआ, लेकिन उस वक्त तो ये हुआ कि कोर्ट ने जो है वो इसे शूट डाउन कर दिया। लेकिन मैं उससे हट के, जिस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो रेंगती हुई इकॉनमी है, जिसमें इन्फ्लेशन बहुत हाई है, और ऐसे में जो है अच्छा कैपिटल फार्मेशन सिरे से नहीं हो रही, नई इन्वेस्टमेंट सिरे से नहीं हो रही। मैं ये कहता हूँ कि ये एक आपके इंसानी जिस्म की भी एक सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। जब आपकी बॉडी, आपका माइंड ये समझता है कि अब आपको कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप अपने रिसोर्सेस को प्रिजर्व करें। हमारी इकॉनमी समहाउ उस सर्वाइवल मोड में आ गई है, जिसकी वजह से ना नई इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। और ये वाली जो चीज़ है कंपनी रिजर्व पे जो सोचा जा रहा है कि इस पे कोई टैक्स लगाया जाए, वो क्या वो कंपनी रिज़र्व
तक जो है वो फंड उस वक्त पहुंचते हैं जब तक कारपोरेट टैक्स उस पर चार्ज हो चुका होता है। लेकिन अगर कंपनी वो मनी जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे एज डिविडेंड, तो उस पर एक दूसरी स्टेज आ जाती है टैक्स की। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये जितना कंपनियों में जो है कैपिटल रिज़र्व है उसको जो है टैक्स करने की, दूसरी स्टेज का टैक्स करने की जो है वो कोशिश हो रही है। मैं बहुत अदब से ये कहूँगा, इस इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ना कि उस इकोनॉमी से पैसा निकाल के उसकी कैपिटल फार्मेशन की एबिलिटी जो है उसे और ज़्यादा कम करके जितनी जो और इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएट हो सकती थी उसका रास्ता रोकना। मैं ये बड़े बड़े सियाने लोग, जाहिर सी बात है, डार साहब वज़ीर हैं फाइनेंस के, इनके साथ बहुत अच्छे पुराने तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये वाली जो एफ़र्ट है ये एक डेस्परेट किस्म की मैयर है कि और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। अच्छा, ये रेवेन्यू क्या किया जाएगा? हाँ जी, ये टैक्स, मैं वैसे ही जो इकोनॉमिस्ट तो टैक्स को वैसे ही डेड वेट लॉस कहते हैं। उस लॉस में, इस मरी हुई रिंगती हुई इकोनॉमी में से और आप पैसे डाल के, तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी को और नुकसान पहुँचेगा, फ़ायदा पहुँचने का कम चांस है। ठीक है, रेहान जाफरी साहब आपका क्या टेक है इसके ऊपर? और दूसरा ये कि जो कहा जा रहा है कि जो रिजर्व तकरीबन इस वक्त हैं कंपनीज के, उसके ऊपर 15% मेरे ख्याल से 5% जो है वो अभी ले रहे हैं और इन फ्यूचर जो है वो 10% लिया जाएगा। तो अमाउंट कुछ मेरे 350 से 380 अरब की बन रही है। तो क्या ये एक प्रोजेक्शन के तौर पर लिया जा रहा है आईएमएफ को दिखाने के लिए, या और उसमें कि ये प्रोजेक्ट, जैसे हमेशा हम देखते हैं कि अपनी प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स जो है वो उसके एस्टिमेट हम लगाते हैं और निल बटा निल जो है वो हम अचीव कर पाते हैं, कुछ उसमें टके का आगे काम नहीं होता। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपने मदऊ किया दोबारा। देखिए, पॉइंट ये है कि ये जो टैक्स है, टैक्स ऑन एसेट्स, ये रिज़र्व्स, ये टैक्स जो है ये पहले भी आया था, 5A की शक्ल में आया था लॉन्ग टाइम बैक, मगर ये कि ये फिर कोर्ट में चैलेंज हुआ और ये अल्ट्रा वायरस करार दे दिया गया। अब ये वो एक्सरसाइज दोबारा करने की कोशिश की जा रही है और एसेट्स जिनको टैक्स किया जा रहा है, रिजर्व्स को टैक्स किया जा रहा है, वो बेसिकली सारा वो पोर्शन है जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का टैक्स इनकम के बाद जो रिजर्व बचता है वो उसको दोबारा टैक्स करने की बात हो रही है। तो देखें, एक तो ये कि टैक्स ऑन टैक्स वाली बात जो है ये तो यानी कि दुनिया में कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होती और हमारे मुल्क में भी ये इस पर बहुत सारे सुपीरियर कोर्ट्स के डिसीजंस मौजूद हैं कि ये नहीं हो सकता। अब इन्होंने एक जो कमेटी बनी हुई थी, ज़ाहिर है कि उसको हेड कर रहे थे अशफाक तौला साहब, उस कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि इनको एसेट को टैक्स किया जाए और उनका जो प्रोजेक्टेड यानी आप समझ लीजिए रेवेन्यू था जिससे अर्न करना चाह रहे थे वो अप्रॉक्सीमेटली 338 बिलियन था। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि ये जो फिगर्स होते हैं जो नामुमकिनात में से होते हैं और ये प्रपोज कर दिए जाते हैं, इससे सिर्फ़ और सिर्फ लिटिगेशन जो है ना वो जन्म देता है और इसमें होगा कुछ भी नहीं। ये अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये इम्पोज कर भी दिया गया तो मैं नहीं समझता कि ये कोर्ट में सस्टेन कर पाएगा। तो ऐसी एक्सरसाइज की जाए, स्टेक होल्डर्स से मशवरे किए जाएँ, ऐसी एक्सरसाइज की जाए जो प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्टिव रेवेन्यू जनरेट करे, बजाय इसके कि ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद हैं उस पर एनार्की पैदा हो। और देखें, फ़्लाइट ऑफ कैपिटल तो यहाँ से बहुत अच्छे से हो रहा है और अब मैं समझता हूँ कि इस इकोनॉमी में जो दिस इकोनॉमी इज़ बेसिकली लिंपिंग टूवर्ड्स आप समझ लें कि बिल्कुल ना होने के बराबर ख़त्म होने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, हमें ये चाहिए कि हम ऐसे मेजर्स दें। नॉन फाइलर पे आप हमारे यहाँ कभी कोई काम नहीं हुआ अभी तक जो है। नॉन फाइलर हर साल जो फाइलर बढ़ता है वो इस वजह से बढ़ता है कि उसने अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करनी होती है नील रिटर्न फाइल कर देता है प्रॉपर्टी। तो मैं और आपके पास डेटा देखें, डेटा मौजूद है, डेटा आप अप्लाई करें। ये जो इस सिलसिले में जो आपका एक ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस
पूरा एक डिपार्टमेंट गालिबन बना हुआ था, और सुनने में आ रहा है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो बंद है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे आप देखें कि ऑलमोस्ट 67% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, एंड 33% के करीब मोर और लेस जो है वो आपके डायरेक्ट टैक्सेशन है, और जो पूरा का पूरा बेस कर रहा है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। पूरे मुल्क को आपने विदहोल्डिंग एजेंट बनाकर रख दिया है। तो ये तो सारे इतने रिग्रेसिव टैक्सेस हैं, इदारा कर क्या रहा है, एफबीआर कर क्या रहा है? देखिए ये जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस वाला इशू है, ये मैं 2016 में भी प्रेसिडेंट था कराची टैक्स बार का। आज मैं पिछले साल भी मैं 2022 में भी प्रेसिडेंट था। पिछले 5 साल 6 साल से हम हर प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, मुख्तलिफ और चैनल के प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, हम हमेशा यही गाना गाते रहे और लोगों को यानी बारहा लोग एफबीआर को कहते रहे कि भाई देखिए टैक्स नेट में लाने के लिए लोगों को आपको एक थोड़ा सा यानी एक होता है ना मेंटल रिलीफ देना पड़ेगा। उससे मुराद ये नहीं कि खुदा न खास्ता को एमनेस्टी देनी पड़ेगी, लेकिन हाँ जहाँ पर आपका जो यानी कि जो अफसरान मौजूद हैं एफबीआर में काम कर रहे हैं कराची से पेशावर तक, उनको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, और टैक्स पेयर को भी अपना थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की जहाँ तक बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये इदारे जो एक सेपरेट ब्रॉडनिंग का टैक्स बेस बनाने के बजाय आप अगर इसको ये करें कि इस पूरे के पूरे जो सेपरेट जो जिसका जुरिस्डिक्शन है वहीं पर इनको जहाँ नॉन फाइलर मौजूद हैं उनको टैप किया जाए, क्योंकि देखें ये सेपरेट करना एक नॉर्मल जुरिस्डिक्शन से मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है। और डेटा की जहाँ तक बात है, नॉन फाइलर का डेटा अब किसके पास नहीं है? आज से नहीं, बहुत अरसे नादरा कि सीएनआईसी से हर ट्रांजैक्शन हो रही है। प्लस ये कि जो नॉन फाइलर पर डबल टैक्स आपने किया हुआ है, ऑब्वियसली डबल टैक्स जब जहाँ कट रहा है तो डेटा विदहोल्डिंग एजेंट खुद प्रोवाइड कर रहा है कि मैंने डबल टैक्स काटा है। तो देखें डेटा तो मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आपके बकेट में सब कुछ मौजूद है। आपने सिर्फ ये देखें, इससे पॉलिटिकल विल आपको जो है ना ये काम जो है ना अब करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं, ख्वाह वो 7C की मद में टैक्स दे रहे हों, यानी कि अपने फॉरेन एसेट्स की टैक्स एसेट्स पर टैक्स दे रहे हों, लोकल एसेट्स पे वो टैक्स दे रहे हों, ऑलरेडी सेफ जो टैक्स इनकम थे उस पर कमाए हुए थे, या 4C में टैक्स दे रहे हो, या ये नया टैक्स आप प्रपोज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी जो है ना ये एक्सक्यूज हो चुके हैं पुराने टैक्स पेयर सारे के सारे। ठीक है, यानी अब जो टैक्स पेयर हैं उनके पास देने के लिए नहीं है, उनमें दमखम नहीं है। निश्तर साहब, अब बात सारी ये है कि इदारा क्या कर रहा है, जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है वो किस तरीके की, अव्वल तो वो जो पॉलिसीज जिस तरीके की बना रहा है उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है। अगेन आपका सारा का सारा दारोमदार जो है वो रिग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर है। 17% 18% जीएसटी इस वक्त दुनिया में कहीं पे नहीं लिया जाता जितना पाकिस्तान की आवाम देती है। तो और एक फाइलर और नॉन फाइलर का डिस्क्रिमिनेशन जो पिछले 10 साल से डार साहब ने जो इंट्रोड्यूस किया, वो हम मुस्तकिल वो झुंझुना बजाए जा रहे हैं। और शॉर्ट टर्म जितनी की जितनी पॉलिसी बनती है वो सिर्फ अपने रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, ना कि आप टैक्स बेस को बढ़ाएं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये मुझे मौका मिला अमेरिका में पढ़ने का भी और वहाँ 3 साल काम करने का इसी टैक्स एक्सपर्ट की हैसियत से। जो टैक्स पॉलिसी होती है ये दरअसल पूरी इकॉनमी को रन करने वाली पॉलिसी होती है। आपको अमेरिका में जो है वो कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। जो IRS कोड है यही सारे का सारा जो है ये इंडस्ट्री की कहाँ इंसेंटिव देना है, कौन से सेक्टर को थोड़ा सा नीचे लाना है, कौन से सेक्टर को ऊपर करना है। हमारे यहाँ हुआ ये है, जो मैं कह रहा हूँ ना कि जी ये इकॉनमी जो है वो उस मोड में, सर्वाइवल मोड में चली गई है। इस वक्त जितनी इन्वेस्टमेंट है, लोगों की बचत है, वो बैंकों की बजाय या आगे वो बैंक्स के थ्रू जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट की बजाय सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो लोगों को लिक्विडेटिव डील जो है वो रियल एस्टेट में पैसा लगाना लगता है। रियल एस्टेट की जो है वो सप्लाई महदूद है। अल्लाह ताला ने जितनी बड़ी ज़मीन बनाई है उतनी बनाई है। हर मुल्क की अपनी अपनी सरहदें हैं और उन सरहदों के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो जोग्राफियाई और जो है वो हालात हैं जिस वजह से हर जगह नहीं हो सकता। लोग क्या करते हैं, उसी सप्लाई पे जो है उस सप्लाई पे ख़रीदते हैं। है कुछ नहीं,
वही ज़मीन जो है उसका जो है वो इन्फ्लेशन के साथ वो रुपया बढ़ता जा रहा है। आप समझ रहे हैं, हम कुछ कमा रहे हैं और उसमें या तो कोई डेवलपमेंट हो रही हो, कुछ और काम हो रहा हो, नए हाउसिंग यूनिट बन रहे हों, कमर्शियल यूनिट बन रहे हों, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हो। जो हाउसिंग है इटसेल्फ 32 इंडस्ट्रीज़ जो है वो डायरेक्टली इसमें जब कोई एक प्रोजेक्ट बनता है तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो नहीं है। लोग जस्ट ज़मीन लेते हैं, ज़मीन लेके 2, 3, 4 साल बाद उसे बेच देते हैं। ये हमारा पैसा कमाने का तरीका बन गया है, जिसकी वजह से ना कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, ना असल में ये आप कह लें एक टेक्निकली जीडीपी में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो नहीं, असल इजाफा नहीं हो रहा। प्रोडक्टिव नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, रेंट सीकिंग के ऊपर है सारा। जी जी, मईशत का पहिया नहीं चल रहा। ऐसे में आप जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और उसमें एक दफ़ा टैक्स पे हो गया है, दूसरी दफ़ा मैं रेहान साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए कहूँगा, दूसरी दफ़ा अगर वो डिविडेंड की सूरत में जाना है अपने शेयर होल्डर के पास तो बिल्कुल जो है वो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कंपनी जो है वो तय करती है कि हमने डिविडेंड नहीं देना, रिकैपिटलाइज करना है, आगे हमने इन्वेस्ट करना है, हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम ज़्यादा अच्छा उसमें कमा सकते हैं, तो ये टैक्स को जो है वो बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक रिटर्न है, वो जो फरसूदा निज़ाम है टैक्स का, हमारा पूरा सिस्टम है, उसने बजाय इसके कि इस मुल्क में मईशत का पहिया चलता, इसने उसको उसकी जड़ों में बैठ के उसको खाना शुरू कर दिया है। और आज ये आलम है कि हम समझ में नहीं आ पा रहा, हमारे टैक्स पेयर जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि हम पाकिस्तान में टैक्स पेयर बन गए, टैक्स दहंदगान बन गए। हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर तो वो हैं जो इस सिस्टम से, इस नेट से बाहर हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त हमें चौधरी कमरुज़्ज़मान जी ज्वाइन किया, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि टैक्स ऑन कंपनीज रिजर्व और मिनिमम एसेट टैक्स, ये जो नए टैक्सेस इस मरतबा लगाए जाने की तजवीज़ पेश की गई है, इस पे क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का? जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये हम ना डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस करते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के साथ, और फिर हमने वही काम किया जो पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से एक बहुत बड़ी तजवीज़ थी, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के रेफरेंस से हमने उसको छोड़ के सिर्फ एक आसान काम किया कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उनके लिए हमने दोबारा से एक प्रपोजल भेजी। अच्छा, जो रिजर्व्स वाली बात है, देखिए देयर आर सर्टेन रीजन कि कंपनीज जो हैं वो अपने रिजर्व रखती हैं फॉर द पर्पज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ देयर हार्डशिप, और उसमें कुछ उनके रिजर्व जो हैं वो अपनी फ्यूचर की सेविंग के लिए रखते हैं। अच्छा, हमने वो जो उन्होंने रिजर्व रखा, हमने उसको डिटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये टैक्सेशन नॉर्म्स के ही खिलाफ है। जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है टैक्स का, ये कहीं भी रिजर्व्स के ऊपर टैक्स करने को ऑलरेडी जो हम है कहीं भी गुंजाइश उसमें नहीं है। अब हम एक नया रास्ता खोलेंगे लोगों के लिए कि जो वो रिजर्व अपनी कंपनीज के फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से रखते थे, उनको भी लोग कर्टेल करना शुरू कर दें, और जो वहाँ पे प्रॉफिट्स आने के बाद जो टैक्सेशन में हम लेके आते थे, फर्दर बैलेंस शीट में हम एक रिजर्व की अमाउंट लेके आते थे, उनको भी लोग लिक्विडेशन की सूरत में ले जाएंगे, आगे लिक्विडेट कर देंगे। और अल्टीमेटली जो हमने एक रास्ता रखा था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, बेसिक जो बड़ा सबसे बड़ा उसमें एक पर्पस था, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स थी। हम उस इन्वेस्टमेंट का एक रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है, जो आपने एसेट की टैक्सेशन की रेफरेंस से बात की, देखें हम फिर वहीं पे घूम के खड़े हैं। हम उन्हीं एसेट को टैक्सेशन कर रहे हैं जो आज, जिसको हम लाहौर हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर किया, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये टैक्सेशन जो है इस तरह से नहीं हो सकती। हम फिर वही एसेट, अल्टीमेटली तो बात वही है कि आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन कह दें या मूवेबल टैक्सेशन कह दें, या अब आप उसको एसेट का नाम दे दें, अल्टीमेटली ये चीज़ें वहीं पे चली जाएंगी और फिर कल को लिटिगेशन में चली जाएंगी। हमने इनको कहा कि आप भाई, जो आपके पास इतना बड़ा आपके पास डाटा है, आप उसकी एप्लीकेशन करें,
आप नए टैक्स पेयर को लेके आए, नए टैक्स पेयर आएंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। देखिए ये सारे का सारा इमरान भाई एक साइक्लो स्टाइल सा हमने तरीका रखा हुआ है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स है, इसमें से जहाँ 4% है इसको 5 कर दे, 5 वाले को 4 कर दें, और इसी तरह बाकी टैक्सेशन 7 वाले को 8% कर दें, कि हम इस तरह से टैक्सेशन करके अल्टीमेटली पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जाहिर है कि जब एक हदफ ही है किसी तरीके से रेवेन्यू टारगेट पूरा करना, तो उसके ऊपर क्या इस तरह की पॉलिसी बन सकती है। नश्तर साहब, बात सारी ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी जज्बा हुब्बुल वतनी में टैक्स पे नहीं करता, टैक्स डंडे के जोर पर वसूल किया जाता है, पॉलिसीज के हवाले से वसूल किया जाता है। अब अगर अगेन हम कहें कि इतना दारोमदार जो है वो रिग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर है, तो मसला क्या है? क्या एफबीआर के अंदर, उस इदारे के अंदर जो है कैपेसिटी कंस्ट्रेन है, या फिर नियत नहीं है, या फिर पॉलिटिकल विल नहीं है? जो हुकूमत आती है वो अपने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने की कोशिश करती है, कोई काश्तकारों को बचाता है, कोई ताजरों को बचाता है, ये सब इसी में लगे रहते हैं। असल मसला क्या है? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पास एक तो खैर वैसे ही इस इकॉनमी में ऑप्शंस हैं कम, लेकिन साथ ही साथ ये कि हमने अपने दिमाग बंद किए हुए हैं, जिस वजह से हम घूम फिर के जो है हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो लोग आपके पास जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लेते हैं, भले उसकी वजह से इकॉनमी पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस सारी सिचुएशन में आपने एफबीआर की कैपेसिटी का कहा। मैं खुद टैक्स ऑफिसर रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ, मेरे दूसरे दोनों कलीग भी जो है उनका डे टू डे एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट के साथ, कि वक्त के साथ साथ जो है वो डिपार्टमेंट की जो आईआरएस की कैपेसिटी ओवरऑल भी कस्टम में फिर खासी हद तक जो है वो मैकेनाइजेशन है, और उस वजह से जो है ऑटोमेशन के साथ साथ बहुत सारी जो चीज़ें, अगर इंपोर्ट बढ़ रही है, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसी ड्यूटी के हिसाब से वो कैलकुलेशन। लेकिन आईआरएस जो एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सारा रेवेन्यू क्रिएट किया जाता है, ऑफिसर क्रिएट करता है, लेकिन ओवर टाइम हमने ये किया है कि ये मिनिमम टैक्सेशन और फिक्स टैक्सेशन और इस तरह की चीज़ें ला के हमने ऑफिसर की जो कैपेसिटी थी असेसमेंट की और रेवेन्यू क्रिएट करने की, और उसमें हमारे ये जो दोस्त हैं, अब तो खैर मैं ख़ुद भी टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, हमारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर दोस्त हैं, इनकी जो टैक्स को लॉ के अंदर रहते हुए सेविंग करने की जो एफर्ट होती थी, उसे किस अंदाज से जो है ऑफिसर जो है डिटेक्ट करके उसके लिए रास्ता जो है वो उसका रास्ता रोकता था, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता था, और उस एफर्ट असेसमेंट ऑर्डर के नतीजे में कल को जाके लॉ डेवलप होता था कोर्ट के थ्रू। हमारे यहाँ अब वो सारी कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त एफबीआर की टोटल जो फोर्स है, इंक्लूडिंग आईआरएस फोर्स, वो बेसिकली कैलकुलेशन करती है, या मॉनिटरिंग करती है या कैलकुलेशन करती है। वहाँ ये वाला चीज़ के क्या किस अंदाज से टैक्स रेवेन्यू नए से नए जनरेट होते हैं, किस अंदाज से आप किसी टैक्स पेयर की कोई टैक्स प्लानिंग को जो है वो उसका रास्ता रोक के उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेट का रेवेन्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो सारे के सारी जो है वो कैपेसिटी मैं समझता हूँ ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जी हुब्बुल वतनी से नहीं, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट तो होती है, लीगल ड्यूटी होती है, उस वजह से आप देते हैं, और उसमें बहुत बड़ा सारा रोल जो है वो टैक्स एनफोर्समेंट का होता है कि किस अंदाज से वो जो गवर्नमेंट का पैसा है उसको रिकवर करे। और साथ ही साथ ये कि एक दुनिया का बहुत बड़ा सारा प्रिंसिपल है, जैसे हम बार बार उस प्रिंसिपल को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल ये है कि अगर हाई टैक्स होगा और लो एनफोर्समेंट होगी, वीक एनफोर्समेंट होगी, तो टैक्स चोरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। हमारे मुल्क में ये दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसका एक तो ये है कि टैक्स रेट कम से कम किए जाएं, और ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे कम से कम किए जाएं, दुनिया के साथ compete करते हुए किए जाएं। और दूसरा ये कि इसकी एनफोर्समेंट ऐसी की जाए कि जिस पे जो है वो टैक्स चोर को ये एक डिटरेंट फील हो कि मैं अगर टैक्स चोरी करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा सारा इसका जो है भुगतान भुगतना पड़ेगा। यानी हाई टैक्स सिस्टम में उतनी सारी और वीक इन्फोर्समेंट,
अब इसमें आप तीनों माशाल्लाह जो है वो प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मेरा सवाल बड़ा थोड़ा सा हो सकता है आपको तल्ख भी हो, लेकिन बात सारी ये है कि एक अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में टैक्स अवॉइडेंस सिखाता है या टैक्स इवेजन सिखाता है? जी जाफरी साहब। देखें, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, देखें जहाँ पे लीगल टैक्स अवॉइडेंस है वो ज़ाहिर है कि गाइडेंस होती है। लेकिन मैं अभी इन्होंने कहा नश्तर साहब ने कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को जो है ना टैक्स कर रहे हैं बार बार, एग्रीड। सर क्या ये बताइए मुझे कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है यानी जो डबल टैक्स कटवा रहा है अपना, जो नॉन फाइलर है, क्या वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर का पार्ट नहीं बन रहा? क्योंकि एफबीआर के पास तो डेटा मौजूद है ना कि जनाब एक 10 की जगह 20 कट रहा है, 20 की जगह 40 कट रहा है, 40 की जगह 80 कट रहा है। तो वो जब डेटा मौजूद है तो वो एक डॉक्यूमेंटेड उसमें आ गया ना। अब आप बात सारी ये है कि विल टू डू वाली बात है ना, कि यहाँ पर जो है इन्फोर्समेंट वाली बात है ना। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक मिजाज बन गया है कि 10 को 20 कर दो, 20 को 40 कर दो, 40 को 50 कर दो और बजट पूरा कर लो। तो ये सर ये चीज़ें अब जो है ना, जो जेन्युइन टैक्स पेयर पिछले 40 साल से हैं, 50 साल से हैं या पिछले 10 साल से रेगुलर कंप्लाइंट टैक्स पेयर हैं, वो बेचारे परेशान हो गए। विद होल्डिंग की आपने बात की कि मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग कुछ नहीं करते हैं। देखिए विद होल्डिंग एजेंट जो है वो खुद टैक्स काटता है, खुद जमा कराता है, खुद उसकी जो है ना कंप्लायंस करता है और रिपोर्ट करता है एफबीआर को। जब ये सारे काम खुद कर रहा है तो मुझे बताइए टैक्स कलेक्टर वहाँ पे क्या कर रहा है, सिवाय इसके कि वो देखता है कि जनाब मैं 100 का 20 कर, 100 का 200 कर दूँ, 200 को 400 कर दूँ और एक ऑर्डर पास कर दूँ कि जनाब ये डिमांड जो टैक्स कटा हुआ आपका है 50 लाख, डिमांड मैंने निकाल दी 4 करोड़ की और वो जनाब रेवेन्यू अपना दिखा दिया कि मेरा जो है ना बजट पूरा हो गया। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हमें देखिए विगरसली ना हम, यानी इसका मतलब है आप ऑटोमेशन की बात करें ना, सिस्टम में ऑटोमेशन आए। चौधरी साहब मैं आपसे एक सवाल रखे जा रहा हूं, फिर ब्रेक पे बाद मैं आपसे इसके ऊपर जवाब चाहूंगा। लेकिन बात सारी ये है कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं या छोटे, जिनकी भी आप बात करें, ताजरों की बात करें, जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है और एफबीआर उनको पकड़ धकड़ करने आता है, तो फिर उसके बाद उनको ये रास्ता कौन दिखाता है? जाहिर है कि कोई ना कोई तो उनको दिखाता है और वो इसी सिस्टम के अंदर लोग हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसका हम जवाब जानेंगे। वेलकम बैक जी। चौधरी कमरुज़्ज़मा साहब, ये इन लोगों को सारे रास्ता दिखाते कौन है? थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। देखिए यहाँ पे दो चीज़ों की हमेशा हमें डिफ्रेंसिएशन रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि वी आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉन फाइलर, नॉन टैक्स पेयर, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टैक्स पेयर। हम जो सिर्फ लोग टैक्स पे करते हैं, हम उनके लीगल काउंसिल हैं, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह से अगर आप किसी भी बार का, मेरी का जो मेंबर है जो पाकिस्तान में जो हमारी एफिलिएटेड बार्स हैं पाकिस्तान टैक्स बार के साथ, हम तमाम उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो टैक्स पेयर हैं। एक बात तो लेट इट बी क्लियर। तो सर लेकिन नॉन टैक्स पेयर की भी तो कोई एसोसिएशन नहीं हो सकती ना। ये और बात है कि पाकिस्तान में हैकर्स की भी एसोसिएशन है, ये सारी चीजें तो आपकी बात जो है उसको मैं बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं, लेकिन बात ये कि नॉन टैक्स पेयर की एसोसिएशन कहां से आएगी फिर पाकिस्तान में? नॉन टैक्स पेयर पे बड़ा जो गैप है वो एफबीआर के एंड पे है। अभी जैसे एक आपके साथ जाफरी साहब ने बात की कि जो नॉन टैक्स पेयर है, नॉन फाइलर है, उसकी विद होल्डिंग की डिडक्शन जो है नॉर्मल से डबल हो रही। एक शख्स की हम पूरे साल में नॉर्मल से डबल डिडक्शन होती है और एफबीआर के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसी इन्फोर्समेंट नहीं है, वीक इन्फोर्समेंट की वजह से, कि वो शख्स जिसने लास्ट ईयर में अपना टैक्स दुगना दिया है नॉर्मल शख्स से, हम उस शख्स को टैक्स नेट में ले आए। ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो रेवेन्यू के पार्ट पे सबसे बड़ी जो इन्फोर्समेंट की कमजोरी है वो ये है कि एक वो शख्स जिसका डाटा हमारे पास मौजूद है। ये अभी मेरी लास्ट डे एफबीआर में दोस्तों से कोई बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हमारे पास 7.5 से 8 मिलियन लोगों का डाटा मौजूद है हु आर द पोटेंशियल टैक्स पेयर्स। लेकिन बाद इम्प्लीमेंटेशन किया कि आगे वो जो डाटा है हमारे पास उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। इनसे तो 5000 बंदा ऑडिट में केस सेलेक्ट कर लें तो वो 5 साल ऑडिट नहीं होता है। देखिए बात यह है कि हमारे पास, आपने जो सबसे पहले एक बात की ना हमारे पास पॉलिटिकल विल है, ना एफबीआर के पास इस चीज़ की आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे भी इस चीज़ की कमी है कि वो लोग अपना जो एक प्रॉपर काम है जो इन्फोर्समेंट का,
उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों को टैक्स नेट में ला के लोगों से टैक्स ले सकें। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे अहम है, इसमें कोई शक नहीं है पूरी दुनिया में टैक्सेशन जो है वो मुश्किल से हमेशा ली जाती है, ज़बरदस्ती ली जाती है, कोई खुशी से टैक्स नहीं देता है। बट द वे वी हैव इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे हमने जितनी विद होल्डिंग की शिकें जो है मुतारिफ करा दी हैं, तो ना चाहते हुए भी एक शख्स ने आपको टैक्स देना है। अब हम जो शख्स टैक्स दे रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे है, मुख्तलिफ आपकी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर है, मुख्तलिफ आपकी एसेट की परचेज के ऊपर है, उनकी ट्रांसफर के ऊपर है। देखिए ये जो तमाम विद होल्डिंग की आपके बहुत सारी यूटिलिटीज हैं उनके साथ आप टैक्सेस पे करते हैं। अब जो इतना बड़ा डाटा है आपके पास, सारे का सारा डाटा CNIC के साथ आता है, जो आपकी टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसी के साथ आपके पास डाटा आता है। तो क्या मुश्किल है हमें कि वो जो डाटा हमारे पास मौजूद है, FBR के पास मौजूद है, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। इसका मतलब है या तो हम इतने नाहल हैं या हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। इन दो बातों में यकीनी तौर से निश्तर साहब या तो नाअहली है या फिर चाहते ही नहीं ऐसा, क्योंकि जाहिर है कि नॉन फाइलर जो है वो ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है, और वो इसी बात की ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है, ज़्यादा रकम अदा कर रहा है कि उसको टैक्स नेट के अंदर नहीं आना, और शायद FBR वो जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होते हैं वो ज़्यादा लुक्रेटिव उनके लिए वो रहता है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एक बंदा पेनल्टी पे करने को, पेनल्टी है ना कि वो डबल देता है या 1.5 गुना या वटेवर, वो अगर वो देता है लेकिन नेट में नहीं आना चाहता है, इसका मतलब है कि हमारा जो टैक्स नेट है या जुडिशल सिस्टम, एनफोर्समेंट सिस्टम, टैक्स का पहले समझ लें फिर आगे जुडिशल सिस्टम जिसने इन चीज़ों को, वो इतना सारा लोग उसे इतना डिपेंडेबल नहीं समझते और कि उसके थ्रू जाके वो अपनी जो है जायज़ टैक्स को पे करें, बल्कि वो इस चीज़ को ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि ज़्यादा टैक्स पे करके लेकिन गुमनामी के पर्दे में रहते हुए जो है वो दे दे। ये गुमनामी मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बेसिकली उसने कहीं कोई प्रॉपर्टी ली, कोई और चीज़ गाड़ी ली, कुछ और विद होल्डिंग हुई, उसके बाद जो है वो कोई उससे पूछने भी नहीं जाता कि आपने क्यों ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, क्यों पैसे ज़्यादा दे दिए। इसका मतलब है कि आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आपको टैक्स पे करना था, आपने टैक्स पे नहीं किया, और जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन में मजबूरन आपको करना पड़ा तो आप ज़्यादा भी देने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि आप अदरवाइज़ आपको नॉर्मल टैक्स पेयर की हैसियत से टैक्स नेट में मौजूद होना चाहिए। ये हमारे सिस्टम की नाकामी है, पॉलिसी की भी, एनफोर्समेंट की, यानी फिर डार साहब जो फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्क्रिमिनेशन देखे गए हैं, और अभी भी जाहिर है कि वो बड़ा फोकस होता है उनका इसके ऊपर, तो वो सारा का सारा रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से है। वो नहीं फिर आप इसमें लेके जनाब उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है। हर साल जो है वो 7-7.5 लाख पोटेंशियल टैक्स पेयर जो है उनके डाटा भी हासिल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं हम उन डाटा का? कुछ नहीं करते फिर उसमें। सर देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए हमारा सिस्टम ही इस अंदाज का हो गया है कि हम जो है वो उससे जो है ट्रांजैक्शन पे जो है वो एक किस्म की पेनल्टी लेते हैं ना, डबल टैक्स लेके, तो हम उसे कोशिश कर देते हैं, हलाल कर देते हैं कि जनाब आप जो है जब कभी ट्रांजैक्शन में मजबूरन आपको देना पड़े तो आप ज़्यादा दे दो, लेकिन हमें इतनी सारी सख्त नहीं है कि हम आपको अदरवाइज नॉर्मल जो अब ये जो इक़दामात हैं ये आपको याद होगा 2015-16 में गालिबन समवेयर अराउंड 2015-16 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगा, और उसके बाद हालत ये है कि आपके जो इसमें कैश इन सर्कुलेशन है वो उस वक्त के मुकाबले आज तकरीबन बैंक डिपॉजिट का 35 to 40% हो गया है। सिस्टम से निकल रहा है। कहीं तो आप बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, लेकिन उल्टा इन पॉलिसी से नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में। देखिए नुकसान हो रहा है, मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, जैसे नश्तर साहब ने कहा, जैसे अभी चौधरी क़मरुज़्ज़मान साहब ने कहा कि देखिए जहाँ पर डेटा मौजूद है, आप कहते हैं कि जी डबल टैक्स जो है वो पेनल्टी है। मैं कहता हूँ आप 2 दफ़ा पेनल्टी लगाएं ना, तीसरी दफ़ा आप उसको ट्रांजैक्शन ही ना करने दें। आप उससे कहें कि जी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप दो दफ़ा पहले आ चुके हैं, आपका टैक्स कट चुका है नॉन फाइलर के बेसिस पर, चाहे आपने 1 प्रॉपर्टी खरीदी है, 2 खरीदी है, 4 खरीदी हैं, अब आप दोबारा आ गए, तीसरी दफ़ा आ गए, नॉन फाइलर पर टैक्स कटवा रहे हैं, तो आप जाके टैक्स पहले आप
टैक्स नेट में जाइए, अपने रिटर्न फाइल कीजिए, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे। इसी तरह ट्रैवल पे कर दें आप, लेकिन जब तक आप इस किस्म के मेजर्स नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि जहाँ पर जो टैक्स नेट में लोग हैं, पिछले सालों से बहुत अरसे से टैक्स दे रहे हैं, उनको भी तो कोई इंसेंटिव दें। आप हबीब बैंक का लाउंज तो बना देते हैं, किसी भी हर रिपोर्ट पर जाके कि जी प्रिविलेज लाउंज है, आप टैक्स पे प्रिविलेज लाउंज क्यों नहीं बनाते? आप थोड़ा सा तो उनको यानी इज्जत देना, नेट जो टैक्स पेयर ऑलरेडी नेक्स्ट टैक्स नेट में मौजूद हैं, ताकि उनको देख के दूसरे लोग भी टैक्स नेट में आएँ और वो अच्छा फील करें। जब आप जाएंगे आपको पता होगा एक फाइल है एक लाइन है नॉन फाइलर की, एक लाइन है फाइलर की, यानी कि दोनों लाइनों में जब लोग खड़े नजर आएंगे आपको, तो ऑटोमेटिकली एक तरह से जो यानी हमें आज के पूरे अगर डिस्कशन को कंक्लूड करें तो बात सारी ये है कि फाइलर नॉन फाइलर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, बजाय इसके कि आप नॉन फाइलर्स को आप सिस्टम के अंदर लेकर आए, उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आए, आपने एक झुंझुना दे दिया है, बजाते जाइए और सिस्टम से बाहर रहिए। तो ये हमारी पूरी जो पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ हमारे रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज निश्तर साहब, रेहान जाफरी साहब और कमरुज़्ज़मा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, कल से हमारी बजट ट्रांसमिशन भी शुरू हो रही है शाम 5 बजे से, और इन तमाम चीज़ों को अपनी ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।